पहला नियम है, अगर शांति चाहते हैं तो शक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करते रहिए। अगर आप समझते हैं कि शक्ति का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो काम वाली जो घर में काम करती है शांति, वो भी नहीं आती। आपको कुछ भी नया नहीं करना है। अपने दिल पे हाथ रखिए और आज जिस चौराहे पे हम खड़े हैं उसके लिए दुनिया में कोई जिम्मेदार नहीं है, आपके अपने जिम्मेदार हैं। लिहाजा नई नई रोज कहानियां होती हैं। मुझे बहुत सारी बातें कल से बताई गई। बताया गया कि बड़े दूर दूर से लोग सुनने आना चाहते हैं। मैंने कहा किसी को रोकिएगा मत, क्योंकि कोई ये सरकारी फंक्शन नहीं है। यहां अगर जमीन पे, मंच पे भी अगर जगह हो तो बैठा दीजिएगा, क्योंकि जो आया है उसको पता है वो क्यों आया है। आपके शहर के बारे में बहुत सुना मैंने। आपके इस प्रोग्राम के आयोजकों ने मुझे बहुत कुछ बताया। यहां कोई एक समाधि स्थल है जहां मैंने सुना कि 356 क्रांतिकारियों को एक साथ मारा गया। आपके शहर में इस प्रोग्राम के आयोजकों में एक राजा भैया गांधी साहब हैं। मैंने सुना कि उनके पिताजी ने एक अखबार निकालते थे और सत्ताएं उससे डरती थी। उस फुर्सत अखबार का नाम अब माई न्यूज हो गया है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप जब अपने हीरोज को बदलते हैं तो दुश्मन भी डरता है, व्यवस्था भी ठीक से काम करने लगती है और यूक्रेन के युद्ध में आपसे पूछा जाता है हमारा साथ दे दो। नहीं, आपकी हैसियत पीछे हाथ बांध करके अंकल सैम के दरवाजे में सिर्फ यस्तर यस्तर करने की थी। लोग बहुत कहते हैं कि यह बदलाव कैसे हो रहा है। सही बात यह है कि जो अत्याचार, जो अनाचार भारत के करोड़ों लोगों के साथ हुआ, हमारी संस्कृति में एक शब्द में अगर कोई ये पूछे आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है, हमारी संस्कृति में जो सबसे बड़ा सच है वो है मां। मां से बड़ा कोई सच हो ही नहीं सकता। अगर एक शब्द में आपको सच की परिभाषा देनी हो, क्योंकि जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैंने उसी ने जन्म दिया है मुझे। उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारी संस्कृति में अगर विश्वास को सिर्फ एक शब्द से निर्धारित करना हो तो उसका नाम है पिता। जो मां मुझे जन्म देती है, जब थोड़ा बहुत कुछ शायद मैं देखने या सुनने लगता हूं, वही मां जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कहती है ये तेरा बाप है, जिंदगी भर तक उससे सर्टिफिकेट नहीं मांगती। ये हमारी परंपरा है और ये दुनिया में बदली नहीं जा सकती। लेकिन हमारे यहां संकट क्या हुआ, हम लोग इसलिए कायर और डरपोक बने कि हमने अपनी उस साहित्य को, संस्कारों को छोड़ दिया। इसलिए आज आप 2 किस्म की सभ्यताओं से टकरा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि आपके साहित्य में, यहां इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारा जो भी साहित्य है हजारों साल का, ये चलते फिरते जो हम गालियां बकते हैं, ये हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं है।
उन गालियों का अगर संधि विच्छेद करें तो अरब से आने वाले लोग उस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, इसलिए ऐसी ही गालियां देते हैं। हमारे साहित्य में डाइवोर्स शब्द ही नहीं था, तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं था। आप उन संस्कृतियों से टकराए तो आपने उनका प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो शादी जो हमारे समाज में सबसे पवित्र बंधन है, उस शादी के कुछ रीति रिवाज हैं और उसके बगैर वो शादी संपन्न नहीं होती। इसलिए हमारे यहां शादी के जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को कहीं किसी कोर्ट ने तय नहीं किया, हम उनको निभाते हैं। लिहाजा जब हमारा इनकाउंटर कुछ ऐसी सभ्यताओं से हुआ जिस सभ्यता में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, इस्लाम में शादी लड़के और लड़की के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और जो सिक्योरिटी की रकम है उसे महर कहते हैं। उसमें शर्त है कि अगर आप बाहर गई तो महर की रकम खत्म। यहां तक भी ठीक है, लेकिन यूरोप की कल्पना में, आज के यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप की कल्पना में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी शादी का कोई बंधन ही नहीं था, वहां शादी नहीं होती थी। उनकी फिलॉसफी में यह माना गया एक पुरुष और एक महिला के बीच में अगर कोई संबंध हो गए हैं तो वह किसी सुख प्राप्ति के लिए हुए हैं, और उस सुख प्राप्ति में अगर किसी संतान का जन्म हो जाए तो वो संतान, उसको पालने पोसने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब क्या हुआ, जहां से हमारा गिरावट शुरू हुई, मैं उस मुद्दे पे लाना चाहता हूं। उस यूरोप की कल्पना के तहत ऐसे बच्चे जो सुख प्राप्ति में उत्पन्न हो जाते थे, उनके लिए वहां बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे और उस हॉल के बाहर पालने रख दिए जाते थे ताकि ऐसी संतानों को लोग रात में उन पालनों में छोड़ जाएं। और उस हॉल के देखरेख के लिए एक महिला और एक पुरुष उसकी देखरेख करते थे। सुबह होने पे उन बच्चों को अंदर लिया जाता था और उनका पालन पोषण के लिए राज्य सरकार यानी स्टेट पैसा देती थी। आप कहां से कंफ्यूज हुए, मैं उस मुद्दे पर लाना चाहता हूं। क्योंकि उस संस्कृति में विवाह का कोई संबंध ही नहीं था, इसलिए। लेकिन उन्होंने झूठ क्या बोला, उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया और आप जैसे भोले भाले लोगों ने उसे सच समझ लिया। हमारी संस्कृति में हमारी बहन शादी करती है तो किसी की पत्नी बनती है, जब संतान को जन्म देती है तो मां बनती है, और वही पति जब संतान को जन्म देते हैं तो वो पिता बनता है। यह पिता बनने की प्रक्रिया है पूरी, और मां बनने की प्रक्रिया है। लेकिन उस हॉल को चलाने वाले लोग एक बिन ब्याही बहन, एक बिन ब्याहा भाई, जब उन्होंने शादी नहीं की तो संतान की उत्पत्ति का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे दो लोग उस हॉल का संचालन करते थे। लेकिन क्यों? कि संस्कृति नहीं थी, तो हमसे सीखा, हमसे जाना, तो पता चला कि उस संचालन करने वाले हॉल को चलाने के लिए
जिस महिला ने, जिस बहन ने शादी नहीं की, न कोई संतान को जन्म दिया, न उस भाई ने जिसने शादी की, न ही कोई पिता बना, एक मक्कारी का चोला पहनाया गया और कहा गया कि ये मदर है और ये फादर है। और वो जो हॉल था जहां से आपका हरण हुआ है, उस हॉल को कॉन्वेंट कहते थे। आज अनादिकाल की सभ्यता वाले लोग गुरुकुल से चल करके लावारिस बच्चों को पालने वाली जगह को जो कॉन्वेंट कहते हैं, आज आपके बच्चों को भीड़ लगी हुई है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में एडमिशन मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, रिश्वत दे के मिल जाए। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका आप पहले से बुकिंग करा दें। अब उसके सामने संकट आपने खड़ा किया। वो 5 साल का बच्चा जो आपको मां कहता है, लेकिन आपके ऊपर आधुनिकता का भूत सवार हो गया है। बेटा मां नहीं, मम्मी। जब पेट से निकला था तब उसके मुंह से मां ही निकला था। लेकिन नहीं, हमें आधुनिक बनना है, हमें इस पागलपने की दौड़ में आगे निकलना है। तो आपने उसे कहा मदर, ये तुम्हारे फादर हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर? राधे श्याम। अब वो बेचारा कंफ्यूज कर दिया आपने। 5 साल का बच्चा, घर में मां और बाप दिखाई दे रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ाया गया, मदर और फादर। वो कंफ्यूज है, ये मदर है, ये फादर है, तो ये कौन है?